पॉलिटिकल मुंबई चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन प्रेस। पॉलिटिकल मुंबई में आपका महामारी में बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। जीडीपी में 23.9% तक गिरावट दर्ज हुई है। लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। छोटे मध्यम व्यापार तबाह हो चुके हैं। देश के लोगों की ओर से हम सहायता की मांग करते हैं। केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं, गरीब परिवारों को तुरंत न्याय दे। तुरंत न्याय यानी 12 महीने के लिए प्रति माह नगद 6,000 रुपए दे। सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण और नौकरियों में कटौती करना बंद करे। केंद्र सरकार के 10 लाख से अधिक खाली पड़े पदों को भरे। भाजपा सरकार को रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों में संशोधन करना चाहिए और लघु और मध्यम उद्यमों का समर्थन करना चाहिए। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान है, पूरी दुनिया में आया। अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा यह होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट
रद्दी कर दी। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था, आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा आक्रमण जीएसटी। जीएसटी यूपीए का आइडिया था। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है। 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते, और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए, और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं वो इस जीएसटी रेजिम में आसानी से बदल सकते हैं। और एनडीए की जीएसटी का नतीजा क्या है कि आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेट्स को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पा रही है। प्रदेश एम्प्लॉइज को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। तो जीएसटी बिल्कुल फेल है। मगर यह सिर्फ फेल नहीं है, यह एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है। छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक साथ इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा।
कोरोना के नाम पे जो किया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण, तीसरा वार। गरीब लोग, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। लॉकडाउन के बाद खुलने का समय आया और आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था, हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हमें इस बात को समझना होगा, इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। देश की हालत आपसे बेहतर कौन जानता है? आप हिंदुस्तान के भविष्य हो और आपको भविष्य आज दिख रहा है। कोरोना आने से पहले मैंने कहा कि तूफान आने वाला है। फरवरी में कहा तैयारी कीजिए। सरकार ने मेरा मजाक उड़ाया। जब तूफान आया मैंने फिर सुझाव दिया, युवाओं के भविष्य के लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में न्याय योजना जैसा डायरेक्ट पैसा डालिए। दूसरा, जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो युवाओं का भविष्य है, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और तीसरा, जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको संभालिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। कुछ नहीं किया। उल्टा नरेंद्र मोदी जी के चुने हुए 15-20 दोस्तों को उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ और टैक्स ब्रेक दिया। और आज मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख रहा है। आपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, आपने इनका भविष्य बिगाड़ दिया। आज भी आप 3 काम कर सकते हो। पहला, गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालिए। दूसरा, रीढ़ की हड्डी को बचाइए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, उनको पैसा दीजिए। और तीसरा, ये जो आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं, अपने मित्रों को, ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज आप पकड़ाते हैं, ये आप बंद कीजिए। आज भी आप ये काम कर सकते हैं। युवा आपकी ओर देख रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री हो। आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए। आप बहुत दिनों से आपने कुछ बोला नहीं। ना अर्थव्यवस्था के बारे में आप बोलते हैं, ना चाइना के बारे में आप बोलते हैं। कुछ बोलिए, देश आपकी ओर देख रहा है। धन्यवाद।